राइट, तो हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं. दिस इज द क्वेश्चन शीट and we are going ahead with solving the questions. First, 3rd and 5th of April entry I have already done, so I'm displaying that on the board. April 1st, business started with sundry assets, cash account debit, bank account debit, goods account debit to capital account. April 3rd, purchases account debit to cash account to discount received account, goods are purchased at TD and CD. And April 5, we have sold goods, some part received in cash and balance part on credit. Sure, on that basis, we are moving ahead on 7th adjustment, 7th April date. All are with me? 7th April वाला क्या है ट्रांजैक्शन देखो. Invested in 10% debenture in ABC Company Limited, rupees 10,000 through डीमैट अकाउंट. ये मैंने किसी लिमिटेड कंपनी के डिबेंचर में मैंने इन्वेस्ट किया, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, मेरे लिए एसेट है. ओके, थ्रू डीमैट अकाउंट. डीमैट अकाउंट क्या होता है? आपके पास में अगर शेयर्स अगर आपको परचेज करना है नाउअडेज, तो आपको जैसे बैंक में आपका एक बैंक स्टेटमेंट होता है, वैसे शेयर्स खरीदने के लिए आपका कोई भी एक ब्रोकर के यहां पे आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए. डीमैट अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आपके शेयर्स रजिस्टर होते हैं, आपके अकाउंट में आ जाते हैं. ओके, तो जैसे आप समझ लो बैंक में पैसा रहता है, वैसे ब्रोकर के अकाउंट में मेरा शेयर्स होता है. हाँ, और जो शेयर्स अकाउंट में जो होता है उसे डीमैट अकाउंट होता है. डीमैट का फुल फॉर्म है डीमटेरियलाइज्ड फॉर्म. डीमैट पहले फिजिकल फॉर्म में होता था शेयर, अभी फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है. डीमैट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है. राइट, मेरे लिए इन्वेस्टमेंट है, तो मैं एंट्री में जाऊंगा. आप लोग भी मेरे साथ में स्टार्ट करें. आपने इन्वेस्टमेंट किया है, सो आपके लिए एसेट है 10,000 रुपीज. एंट्री विल बी इन्वेस्टमेंट इन 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट. वैसे बैंक से ही पेमेंट होगा, पर यहां पे हम कैश और बैंक लिख रहे हैं, ध्यान से लिखो. बीइंग इन्वेस्टमेंट मेड आपको शायद डाउट होगा कि सर ये 10% था दिया था, तो ये 10% को क्या करने का, कैलकुलेट करने का क्या? कुछ भी नहीं करने का. ये 10% डिबेंचर नाम है, ये डिबेंचर के ऊपर रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्यूचर में मुझे मिलेगा, दैट विल बी 10%. अभी कुछ नहीं करना है आप. राइट, सो ऐसा आप गलती मत करना, चलो इसका 10% मैं कर लेता हूं, वो खुद लेना देना नहीं है. ये इन्वेस्टमेंट का नाम है 10% डिबेंचर. 10% इज अ रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर वी विल गेट एट द एंड ऑफ द ईयर. उसको टाइम. और आगे जाइए, नंबर 9, April 9 देखो. रिसीव्ड चेक फ्रॉम मयूर 12,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट. ऊपर अगर आपको याद होगा, देखो ये वाला है ना, ये वाला 5th April, मयूर के पास से मेरे को कितना पैसा लेने का था? 13,000. लेकिन अभी वो कितना दे रहा है इन फुल सेटलमेंट? 12,000. मतलब 1,000 मैंने उसको डिस्काउंट ऑफर किया कि हाँ भाई चल ठीक है, जा मैं तेरे को माफ करता हूं, 1,000 डिस्काउंट दे दिया. राइट, तो April 9 में आप लिखेंगे कैसे दिया आपने? चेक दिया, तो बैंक अकाउंट डेबिट पैसा मिला 12,000, लेकिन सर लेने का था अपने को 13,000, तो ये 1,000 जो है ना वो हमने डिस्काउंट अलाउड किया. टू मयूर अकाउंट. चेक करें. कि मयूर कहां से आया, तो आपके रेफरेंस के लिए मैं दिखा रहा हूं, यहां से आया. ठीक है, being
अमाउंट सेटल्ड आफ्टर allowing discount. After allowing discount. That was April 9. Now April 11. आप लोग पहले अपने आप एंट्री सोचो आपके हिसाब से क्या होता है, उसके बाद में मैं डिस्कस कर रहा हूं वो मैच करो. चेक रिसीव्ड फ्रॉम मयूर वॉज डिपॉजिटेड इन बैंक ऑफ बिजनेस. ओह अच्छा, तो अभी आपको क्या समझना पड़ेगा बच्चों, 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा करेक्शन. अब क्योंकि यहां पे चेक रिसीव्ड करके अलग से डिपॉजिट का डेट दिया है, तो जब कभी भी चेक मिलेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा बताएं. देखो यहां पे देखो, डोंट डू एनीथिंग, वेट. तो मुझे यहां पे बैंक के जगह पे मुझे लिखना पड़ेगा कैश अकाउंट. समझो पहले, चेक मिला, अभी मैंने ये अज्यूम किया, आई डिडंट रीड द नेक्स्ट सेंटेंस, दैट इज व्हाई आई सेड बैंक अकाउंट. लेकिन अगर आपको अलग से डिपॉजिट का डेट दिया है तो जब चेक मिलेगा तो समझने का कैश मिला, तो ये कैश अकाउंट डेबिट मैंने 12,000 लिखा. उसके बाद में जब मैं ये चेक को डिपॉजिट करूंगा तब मैं बोलूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट. चेक मिला तो समझने का कि मुझे कैश मिला, एक्चुअली कैश नहीं मिला, पर ऐसा एंट्री में समझने के लिए कि कैश मिला, पार्टी का अकाउंट क्लोज करना है मुझे, भले वो चेक मैंने ड्रॉअर में रखा है, अभी तक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया. फिर वो चेक में जब बैंक में डिपॉजिट करूंगा तब मैं बोलूंगा बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और इसे हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं. 12,000 का चेक मैंने डिपॉजिट किया, इसको हम कॉन्ट्रा एंट्री बोलते हैं. तो हम बाजू में लिखेंगे सी, सी कॉन्ट्रा. प्लीज राइट. Being check received from Mayur deposited. Check received from Mayur deposited. डन है. चलो और आगे जाते हैं. April 15. April 15. ठीक है, April 15 पे मैं आ रहा हूं. क्या है देखो, April 15 क्या है, सोल्ड गुड्स हैविंग कैटलॉग प्राइस 10,000, मतलब लिस्टेड प्राइस, टू अहमद फॉर कैश एट, फॉर कैश मतलब ये कैश ट्रांजैक्शन है, पक्का हो गया, एट 10% टीडी 5% सीडी. ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट करने के बाद मैं कैश डिस्काउंट अप्लाई करूंगा, याद रहे. हाँ, तो मैं इसका एंट्री करने जा रहा हूं, आप लोग भी मेरे साथ में ये कीजिए. ये कैश ट्रांजैक्शन है, मतलब पैसा मिला होगा, गुड्स बेचा है मतलब पैसा आया होगा, तो मैं लिखूंगा कैश अकाउंट डेबिट. पहले देखो एंट्री पहले हम फ्रेम कर लेते हैं. हमने कुछ कैश डिस्काउंट दिया है तो मैं बोलूंगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट. यहां पे पार्टी का नाम नहीं आने वाला है, टू सेल्स अकाउंट. सेल्स अकाउंट में मैं जब क्रेडिट करूंगा ना तो दैट अमाउंट विल बी आफ्टर द ट्रेड डिस्काउंट 10,000 माइनस 10%. ये आपको समझ में आना चाहिए. ये मैं इन ब्रैकेट वर्किंग लिख रहा हूं, आप भी लिख सकते हैं. और इसके ऊपर कैश डिस्काउंट 5%, तो 450 रुपया. तो आपको पैसा कितना मिला होगा, 8,550 रुपया, इतना आपको पैसा मिला होगा. ऐसे आपको समझना.
10% TD, 5% CD. Straightforward. Shall we? आगे जाएं? चलो और आगे जाइए. पेड हाउस रेंट 2000. हाउस रेंट ये तो पर्सनल है. हाँ, ये बिजनेस का नहीं है, मतलब ड्राइंग्स में जाएगा. हाँ, ध्यान रखने का. एंड क्या? ऑफिस रेंट 3000, ये ऑफिस का है तो रेंट में जाएगा. जो भी घर का है खर्चा आपने पे किया है वो हमेशा ड्राइंग्स में डेबिट होगा. और जो भी आपका ऑफिस का खर्चा है, थैंक यू, ऑफिस का खर्चा है वो खर्चे में डेबिट होगा. ऐसे आपको समझना है. चलो मैं लिखने जा रहा हूं, आप भी लिखें. 18th April 18th ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट. रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश. चेक से पे किया है, हाँ, टू बैंक अकाउंट. दो 2000 और 3000. हाउस रेंट एंड ऑफिस रेंट. पे. being house rent and office rent paid. चलो इसको मैं जूम आउट करके भी दिखा रहा हूं, आप लोग एक साथ में कुछ ट्रांजैक्शंस देख सकते हैं. जर्नल में जैसे पेज खत्म होता है तो हम क्लोजिंग लिखते हैं, टोटल क्लोजिंग. नेक्स्ट पेज पे ब्रॉट डाउन लिखते हैं. हाँ, ये आपको ध्यान में रखना है. हम ये प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं. मैं नेक्स्ट पेज पे आ गया. आई एम कंटिन्यूइंग फर्दर. April 20 gave loan to Nikam 5000 in cash at interest rate of 8% per annum. इंटरेस्ट रेट आप लोन के हेडिंग में लिखेंगे, इंटरेस्ट अभी कैलकुलेट नहीं करना है आपको. हाँ, आप सिर्फ नाम में लिखेंगे. यू हैव गिवन लोन टू निकम. ओके, आपके लिए ये एसेट है, लायबिलिटी नहीं है. बिकॉज यू हैव गिवन लोन, यू हैव नॉट टेकन. आपने तो लोन दिया है. तो मेरे एंट्री में मैं लिखूंगा 8% लोन टू निकम अकाउंट डेबिट टू इन कैश है, कैश अकाउंट. अमाउंट इज 5000. being loan given to Nikam. April 22
पेड एडवांस 2000 बाई चेक टू अविनाश, मैंने एडवांस पे किया है, ये मेरे लिए एसेट है। एडवांस टू अविनाश, टू बैंक अकाउंट, 2000 रुपया। being advance paid, being advance paid, आप लोग खुद ट्राई करो, पहले नेक्स्ट वाला खुद ट्राई करो। 23rd, रिसीव्ड कैश 4000 फॉर अ बैड डेट रिटर्न ऑफ इन द पास्ट, मैंने पहले जो बैड डेट कर दिया था उसका पैसा मिल गया। पैसा मिला ना, तो सबसे पहले तो कैश डेबिट करने का, कैश में मिला 4000, और स्पेशल अकाउंट क्रेडिट टू बैड डेट रिकवरी अकाउंट, आप लोग भी अगर हो सके तो डिफरेंट कलर पेन से लिखो। बीइंग बैड डेट्स रिकवर्ड, बैड डेट्स रिकवर्ड शॉर्ट में, मतलब हम समझ गए कि पहले राइट ऑफ किया रहेगा, वो अभी हमको पैसा वापस मिल गया, बैड डेट्स रिकवर्ड। April 25, goods worth 2000 and cash worth 1000 was lost by theft, चोरी हो गया। हाँ, दोनों क्या क्या चोरी हुआ है, गुड्स भी हुआ है और कैश भी हुआ है। तो जो गया उसको क्रेडिट करने का, और लॉस नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो मैं बोलूंगा लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, दोनों को मिला के कितना है, दोनों मिला के 3000। क्या क्या गया, टू गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट, ध्यान से अकाउंट का हेडिंग देखो मैंने क्या लिखा है, गुड्स लॉस्ट एंड टू कैश अकाउंट, कैश गया तो कैश, कैश में लॉस्ट वगैरह लिखने का जरूरत नहीं, 2000 1000। being loss recorded, being loss recorded, आगे जाऊं, डन टिल हियर, sure, we have 26th April 26, second hand machinery worth 10,000 purchased from Rahul on credit and cash paid 500 for its initial repairs। सारे बच्चे
हाँ जरा यहाँ पे देखो एवरीबडी, दिस समथिंग टू बी अंडरस्टूड। देखो भले आपने सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदा हुआ है राइट, लेकिन आपके लिए तो पहली बार ही परचेज कर रहे हैं, तो आपके लिए तो वो एसेट है। और एसेट परचेज करने के टाइम पे जो भी छोटा मोटा खर्चा आप करते हो टू मेक दैट एसेट, ब्रिंग दैट एसेट इनटू वर्किंग कंडीशन, वो भी आपको एसेट में ही डेबिट करना है। याद होगा तो मैंने कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंस का एसी वाला एग्जांपल दिया था। एसी मैं खरीदता हूं, लेकिन वो यहां पे लाके इंस्टॉलेशन का 5,000 रुपया ऐड करता है। 30,000 एसी का, 5,000 इंस्टॉलेशन का। अगर कोई मुझे पूछेगा एसी कितने में पड़ा, तो मैं बोलूंगा 35 में पड़ा। मैं एसेट में डेबिट करूंगा 35। वैसे ही सेकेंड हैंड मशीनरी मैंने खरीदा है 10,000 का, उसमें मैंने खर्चा किया है रिपेयर के लिए 500, तो मेरा टोटल मशीनरी मेरे को पड़ा 10,500। ऐसे मुझे समझना। कोई मुझे पूछेगा मशीनरी कितने में पड़ा, मैं बोलूंगा 10,500। आर वी गेटिंग दिस? तो इसे हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एक्सपेंस। मैं टोटल लिखूंगा, परचेज मशीनरी मैंने क्रेडिट पे परचेज किया है और कैश मैंने 500 कैश में पे किया है, रिपेयर्स मैंने कैश में पे किया है, तो मैं मशीनरी में लिखूंगा टोटल 10,500। आप लोग भी लिखो, मशीनरी अकाउंट डेबिट 10,500 टू राहुल, क्योंकि उसके पास क्रेडिट में परचेज किया मैंने। राहुल अकाउंट 10,000 एंड 500 रुपए का मैंने कैश में दिया है टू कैश अकाउंट। बीइंग सेकेंड हैंड machinery purchased and repairs capitalized and repairs capitalized। डिफरेंट ट्रांजैक्शंस है जो अभी तक हमने किए हैं रूटीन, उससे थोड़े डिफरेंट है, तो यू शुड बी केयरफुल, इंपॉर्टेंट है। चलो और आगे जाइए। April 27, withdrawn cash from ATM 7,500 for office use and 5,500 for personal use। एटीएम में से निकाला है मतलब आपके बैंक अकाउंट में से ही पैसा गया है भाई, तो मैं बोलूंगा ऑफिस के लिए जो आया वो कैश बढ़ा, बिजनेस का कैश बढ़ा, और पर्सनल के लिए लिया वो ड्रॉइंग्स हो गया। ऑफिस के लिए कितना आया 7,500, घर के लिए 5,500 टू बैंक अकाउंट 13,000। being amount withdrawn for office and house। for office and house। चलो और आगे जाइए। ये हमने 27 तक किया है, अब हम 28 पे आ गए। April 28, sold goods to Ram on credit costing 5,000 at a profit of 25% on cost and paid carriage 100 on behalf of Ram। ये कैरेज हमारा खर्चा नहीं है, राम का खर्चा है। तो इसके लिए एक छोटा सा वर्किंग मैं कर रहा हूं साइड पे बच्चों, लेट अस ट्राई टू पे अटेंशन।
आपने गुड्स बेचा है, हेडिंग लिखता हूं गुड्स सोल्ड, ठीक है, जिसका कॉस्ट था 5,000। नेचुरली आप बेचेंगे तो कॉस्ट पे थोड़ी बेचेंगे, आप बिजनेस कर रहे हैं तो आप प्रॉफिट ऐड करेंगे, प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट का परसेंटेज देखो, 25% ऑन व्हाट, कॉस्ट। ये थोड़ा सिंपल दिया हुआ है, इसके ऊपर 25% कितना होगा? तो मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 6,250 हो गया। This is being sold and paid carriage 100 on behalf of राम। ये खर्चा मेरा नहीं है, राम का खर्चा है। मैं ये सेल प्राइस राम से वसूलूंगा सबसे पहले, और गुड्स के बाद में मैंने जो खर्चा पे किया है वो भी राम के बिहाफ पे मैंने बेचा है, ये भी क्रेडिट पे बेचा है। मतलब मैंने एक तो गुड्स बेचा और कैश पेड किया। कैश कितना पे किया? 100 रुपया ऑन बिहाफ ऑफ राम। मतलब राम को मैं टोटल डेबिट करूंगा 6,350। एक मिनट, डोंट राइट, एक मिनट, यहां पे देखो, एक मिनट। मेरा पहले एंट्री कैसे बनेगा मैं बता देता हूं। राम अकाउंट डेबिट, क्योंकि राम इज द रिसीवर ऑफ गुड्स, डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट। मैंने बेचा है गुड्स, मेरा इनकम हो गया, सेल्स अकाउंट क्रेडिट। एंड ये जो 100 रुपया पे किया ये मेरा खर्चा नहीं है, ऑन बिहाफ ऑफ राम। मैंने तो कैश खाली पे किया, मेरा कैश गया, तो कैश मेरा गया 100 रुपया। सेल प्राइस है मेरा 6,250। राम के पास से मैं वसूलूंगा 6,350। ऐसे आपको समझना है सारे बच्चे। चलो राइट डाउन। विथ वर्किंग आपको लिखना है, एंट्री एंड वर्किंग बोथ। एंट्री एंड वर्किंग बोथ। चलो नरेशन मैंने लिख लिया है। बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड कैरेज पेड ऑन बिहाफ ऑफ राम। आपका वर्किंग भी लिख के हो गया है, आई एम श्योर। एंड विद दिस वी आर गोइंग ऑन द लास्ट एडजस्टमेंट गिवन। सैलरी आउटस्टैंडिंग ₹2,000। Salary is an expense, so it will be debited. And outstanding salary, being a liability, should be credited. Being salary payable recorded, being salary payable recorded, you must write the total of the journal. कंपलसरी आपको एग्जामिनेशन में लिखना चाहिए। पेज खत्म हुआ जर्नल में तो आपको कैरी फॉरवर्ड भी लिखना चाहिए, नए पेज पे ब्रॉड डाउन भी लिखना चाहिए। यू मस्ट चेक करें। फुल जर्नल डिस्प्लेड।
वेरीफाई करो। All four questions are important questions, especially colleges like NM Metibai, HR, ओके, पोदार कॉलेज, ये सारे कॉलेजेस में ये वाले क्वेश्चंस जो है वो एग्जामिनेशन में पूछ सकते हैं। आपके कॉलेज में से भी आइदर पूरा ऐसा क्वेश्चन या सम ऑफ द एडजस्टमेंट दे में आस्क, क्योंकि ये डिफरेंट है, जो नॉर्मल टेक्स्ट बुक में है उससे डिफरेंट है। तो अगर आपका जर्नल चैप्टर पूछा जाएगा तो ये क्वेश्चन आपको जरूर रिवाइज करना चाहिए। ऐसे ही बाकी क्वेश्चंस भी हम सॉल्व करेंगे। विल डू वन थिंग, नेक्स्ट लेक्चर में आप सेकंड वाला क्वेश्चन ट्राई करके आओगे? हाँ, ट्राई करके आएंगे, हम लोग वेरीफाई करेंगे। ठीक है, आज मैं यहीं तक रखता हूं, आई एम नॉट गोइंग अहेड। नेक्स्ट लेक्चर में सेकंड आप ट्राई करके आएंगे, थर्ड और फोर्थ अगेन हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक है, पर एक आप लोग ट्राई करके।